हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँ दिसंबर 2018 सीटेट पेपर सेकंड। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द पेरिफेरी। मतलब कि जो आपका डेवलपमेंट है वो आपका सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। तो उस डेवलपमेंट को कौन सा प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं? तो ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, बिकार्डी डेवलपमेंट, मतलब कि इस तरीके से चारों दिशाओं में होता है, उसे कहते हैं। या फिर प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, ये विकेंद्रीकृत है, मतलब कि सेंटर की तरफ नहीं है, कहीं और है। तीसरा आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट, मतलब कि सेंटर से आउटवर्ड की तरफ। या प्रिंसिपल ऑफ कास्केड डेवलपमेंट। तो ये जो आपका होता है कि सेंटर से जो पेरीफेरी की तरफ होता है, इसे कहते हैं आपका प्रोक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हिंदी में भी देख लीजिए, हिंदी में भी यही है कि आपका जो डेवलपमेंट है वो अगर सेंटर से, मतलब कि मध्य से बाहर की तरफ होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन आपका, स्कूल इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन वेयर। स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, बच्चे को सेंटर में रख के बच्चा यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन रखता है। रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, जो स्कूल का रूटीन है उसको पहले सेंटर में रखा जाता है। या फिर स्कूल एक्टिविटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल एक्टिविटी सेंट्रल पोजीशन रखती है। या फिर स्कूल टीचर को सेंटर में रखा जाता है। तो आप सभी जानते हैं NCF 2005 के अकॉर्डिंग बच्चे को सेंटर में रखा जाता है। तो इसका मतलब स्कूल सेंटर ऑक्यूपाई द स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तीसरा है आपका, पहले हिंदी में देख लीजिए। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं और अपने समूह के अन्य व्यक्तियों की तरफ पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप एक क्या प्रदर्शन करते हैं? जैसे कि आप लोगों ने कोई स्कूल देखा है, यहाँ पे आप कई टीचर जीन्स टी शर्ट पहन के आते हैं, आपका भी मन किया और आप भी पहनकर चले गए। तो ये क्या दर्शाता है? ये आपका ग्रुप आइडेंटिटी दिखाता है कि सभी लोग एक से पहन के आ गए, तो ये आपकी ग्रुप आइडेंटिटी है। ये ओबिडेंस है, मतलब कि समूह को किसी ने निर्देश दिया कि ये सब पहन के आना है, ऐसा तो कुछ नहीं होता स्कूलों में। ये समूह निर्देश अनुपालन है, कॉम्प्लियंस है ये, कि समूह में निर्देश पालन करना जरूरी है। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। और इसके बाद है समूह की अनुरूपता, कि आप समूह के अकॉर्डिंग दिखना चाहते हैं, इसलिए ये आप करते हो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कॉन्फॉर्मिटी कहते हैं इसे। The concept of object permanence is attained during the passage stage of development, sensory, pre-operational, concrete और फॉर्मल। अब ये कह रहा ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे कि बच्चे को एक का सिक्का दिखा के उसकी आंखों के सामने से तुरंत हटा लिया जाए, तो इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ये किस स्टेज में होता है? ये आपका होता है सेंसरी स्टेट में, जिसे हम 0 से 2 ईयर काउंट करते हैं। पांचवा आपका इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव ऑफ। जो आपका EPE इंडिविजुअल प्रोग्राम है वो किस चीज़ के लिए प्लांट किया गया है? किस प्रोस्पेक्टिव के लिए? व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई गई है। ये केवल स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनाई गई है, ये चाइल्ड सेंटर प्रोग्राम के लिए बनाई गई है, या ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनाई गई है, या फिर लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सेकंड वन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए बनाई गई है। ये बिटवीन द मंथ ऑफ द एज
मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू कम्बाइन वर्ड इनटू द शॉर्ट सेंटेंस वाइल स्पीकिंग। कि डैश महीने की आयु में के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मुझे पानी दे दो। इस तरीके से किस एज में बालक बोलना शुरू कर देते हैं? तो ये आपको शुरू कर देते हैं 18 से लेके 24 मंथ की आयु में, मतलब कि 1.5 से 2 साल का बच्चा ये वाली बात बोलना शुरू कर देता है कि मुझे पानी दे दो। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन या IQ का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया? गाल्टन ने दिया, बिनेट ने दिया, स्टर्न ने दिया या फिर टर्मन ने दिया? इसका जो राइट आंसर है वो आपका स्टर्न ने दिया। क्रिएटिविटी इज द थॉट प्रोसेस related with the concept of fluid intelligence, crystallized intelligence, convergent thinking या फिर डाइवर्जेंट। अब ये जो सृजनात्मकता है को अवधारणा से संबंधित माना जाता है, द्रव बौद्धिकी। तो ये आपको किससे माना जाता है? तो ये आपको माना जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग के, मतलब कि कई तरीके से किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचना, ये आपकी कहला जाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कन्वर्जेंट क्या होती है कि फिक्स कर देते हैं। किसी भाषा की स्वीकृति एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल, फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिमेंटिक या इन्फ्लेक्शन। तो ये जो आपका कहलाता है कि किसी भाषा की स्वीकृति ध्वनि संयोजकों को इसके टेस्ट नियमों के अंतर्गत लाती है कि जो कि आप सुनकर किसी चीज़ को क्या करें, आंसर दें। जैसे हेलो हेलो करने पर आप कोई हेलो बोलते हैं, तो इस तरीके से चीज़ किस में काउंट होती है? तो ये आपकी काउंट होती है फोनोलॉजी में। जैसे आपने किसी से हेलो सुना और आपने रिप्लाई में भी हेलो दिया, उसकी प्लेस साउंड को एक्सेप्ट किया, फिर आप रिप्लाई दिया, तो ये आपका फोनोलॉजिकल कहलाता है। द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न इज इन्फ्लुएंस बाई द लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब कि जो आपकी सोचने की शक्ति है वो भाषा द्वारा प्रभावित होती है। तो ये क्या कहलाता है? ये कल्चरल टेंडेंसी कहलाती है, संस्कृति। यहाँ पे भाषा के बारे में बात करें, कल्चर का तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, सामाजिक का भी नहीं है। तो यहाँ पे किसकी बात की जाएगी? भाषा की, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब ये आपका कि जो रवि है वो क्या करता है, अपने अनुभवों व लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता। तो यह उपयोग है। रवि क्या कर रहा है? अपने ही जो है ना अनुभवों का यूज़ कर रहा है। रवि रिपेयर अप्लायंस बाय द टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द कॉज ऑफ द माल फंक्शनिंग बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस विद द सिम्टम्स ही यूज़। ये वह अपनी सूझ लगा रहा है। जब वो अपनी एक्सपीरियंस यूज़ कर रहा है तो वो सूझ क्यों लगाएगा? लॉगरिथम ऐसा कोई लगा रहा है, माइंड सेट ऐसा कि नहीं, ये क्या कर रहा है? अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक, क्योंकि वो अपने अनुभवों का यूज़ करके उस काम को कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से कोई चीज़ सोच रहा है तो वो इनसाइड आ जाएगा। इसमें जो आएगा वो आपका ह्यूरिस्टिक। अगर वो अचानक से, जैसे सुल्तान था, उसने अचानक से किले लेने के लिए बॉक्स के ऊपर बॉक्स रख के किले प्राप्त किए, तो इस तरीके से नहीं। Divya often divides the assigned job into the small task which she can handle easily. She is using, दिव्या क्या करती है कि अक्सर निर्देशित कार्यों को क्या कर रही है, जो कार्य है बहुत बड़ा कार्य है, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो वो क्या कर रही है? अपने काम को रिडक्शन, कम करने की विधि कर रही है। क्या वो काम को कम कर रही है, या फिर वो विस्तारण कर रही है इस चीज़ का, द्वितीय विस्तारण, या फिर वो गोल को और छोटा कर रही है, या फिर फंक्शनल फिक्सिडिटी कर रही है। तो ये जो कर रही है वो आपके क्या कर रही है?
सब गोल एनालाइज, उपलक्ष्यों को विश्लेषण करने की विधि कर रही है, मतलब उनको छोटा छोटा बांट रही है, फिर इसका विश्लेषण कर रही है किसे इस तरीके से करना है। सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट, जो आपका समाज है वो आपको मेल और फीमेल को को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन पुरुष और महिलाओं की भूमिका निर्धारण समाज करता, तो यह कथन है। ये जेंडर एज इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट है, मतलब कि इनहेरेंट जो होता है वो आपके माता पिता द्वारा लिए गए लक्षणों को कहते हैं। ये हेरिडिटी है, या फिर इंट्यूशन कंस्ट्रक्शन, या फिर सोशल कंस्ट्रक्शन है, कि ये कहा जाता है कि पुरुष प्रधान देश है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ये समाज के द्वारा बनाया गया, तो ये क्या है, जेंडर क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। Grading, coding, marking, and credit accumulation system are one of the example of ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचयन प्रणाली के उदाहरण हैं। तो ये क्या है, इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जाम, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। सिम्बलाइज पोजीशन ऑफ चाइल्ड इन द क्लास, बच्चों के कक्षा में बच्चों की स्थिति का निरूपण है, मतलब कि उसे ग्रेड दिया, इससे पता चला कि बच्चा की पोजीशन के बारे में। या फिर आलेखन की अकादमिक प्रगति है, या फिर स्कोर इन प्रोसीजर ऑफ द असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, ये जो लर्नर है उनके अचीवमेंट की है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि की आकलन की गणन विधि है। तो ये क्या है, स्कोरिंग, ये अधिगमकर्ता के उपलब्धि की आकलन की गणन विधि है। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स टीचर टू maintain the performance record of the learner, evaluate the effectiveness of pedagogy, make ability grouping of the learners in classrooms, या फिर prepare activity of log of teaching। तो ये आपका क्या है, ये आपका है evaluate the effectiveness of the pedagogy, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो ये किस में करता है, इवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, अलग अलग तरीके की विधियों का प्रभावशाली मूल्यांकन करने में। असेसमेंट ऑफ लर्नर, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन सोशल इक्विलिब्रियम, इक्विटी तथा इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, या फिर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए, तो ये किस पे बिलीव करता है, इक्विटी तथा इक्वल अपॉर्चुनिटी पर। राइट ऑफ द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन एनेक्ट इन दिस ईयर, ये कब हुआ, सबसे पहला है 1995 में, और इसके बाद फिर इसमें संशोधन कब हुआ, 2016 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इस टाइम 2016 है, कभी भी 1995 मत लगाइए, जो लेटेस्ट है उसको पूछा जा गया है। ये आपसे क्वेश्चन, कि चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर्स, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहाँ शिक्षक क्या करें, यहाँ पे शिक्षक आपका व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो, या फिर विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो, बच्चों के समरूप अधिगमकर्ता बनाने के लिए प्रशिक्षित हो। तो ये आपका क्या है, सेकंड वन, विविध
अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार, जैसी बच्चों की रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार वे प्रविधियों का उपयोग करें। ऐसा ना करें कि सभी को एक तरह का पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि सभी को एक तरीके से देख रहा है, जैसे कि सिर्फ जो प्रतिभाशाली बालक है उन्हीं के अनुसार पढ़ा रहा है, तो कमज़ोर बच्चे के कभी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए उसे अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका राइट ऑफ द चिल्ड्रन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 इंश्योर दैट द राइट ऑफ द चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी ऑफ टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम 6 to 18 ईयर, 3 to 18 ईयर, 6 to 14 ईयर और 6 to 22 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 6 से 18 साल डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए है। 6 से 14 मत लगाइए, ये वाला जो है वो आपका 6 से 18 है। डिसेबिलिटी वाली चाइल्ड के लिए जो शिक्षा का अधिकार है 6 से 18 वर्ष तक के लिए है। प्रोवाइडिंग द मटेरियल accessible format to the diverse learners implies universal inclusive education, universal code of the teaching practice, universal humanistic approach of the teaching या फिर universal design of the learner। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 4th वन। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूप अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है, सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचारों से, या फिर आपका शिक्षण में सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण से, या फिर अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 4th वन। डैश सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटी प्लानिंग, रिव्यू करना तथा रिवाइज करना। तो ये क्या है? कंसेंट्रेशन है, मेटाकॉग्निशन है, कॉग्निशन या अकोमोडेशन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मेटाकॉग्निशन। क्या कर रहा है? रिव्यू कर रहा है, रिवाइजिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। एक बार कोई काम कर चुका उसके बारे में दोबारा वो कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। तो ये आपका मेटाकॉग्निशन है। When child think to interpret the received information according to their experience is called रिफ्लेक्स थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर कॉन्क्रीट थिंकिंग। जब बच्चे प्राप्त दी गई सूचना की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के अनुसार सोचते हैं। अब कोई चीज़ देखकर सोच रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा? मूढ़ चिंतन। Teaching learner at the various level of the difficulty based on ability of the individual learner is known as differentiate instruction, selective instruction, precision या errorless instruction। तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस। अधिगमकर्ताओं को व्यक्ति की क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि अलग क्या कहलाएगी? आपकी डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस कहलाएगी। Maintenance is the specific stage of the learning which is antecedent to dash stage, acquisition, motivation, independent या फिर जनरलाइजेशन। तो ये आपकी कहलाएगी जनरलाइजेशन। जोन्जो का यह मानना था कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। तो उनका जो मानना था वो ये एक दूसरे को स्वतंत्र मानते थे जोन्जो के अनुसार। A teacher is the teaching child by the demonstration of the task to correct the performance of already learned task. He is using dash the method of the teaching। सीखने पहले से सीखे हुए कार्य को सुधार लाने के लिए शिक्षक छात्रों को प्रदर्शन देकर सिखाता, मतलब कि वो
मॉडलिंग कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगी आपकी मॉडलिंग। अकॉर्डिंग टू मैन एंड जेनिस, decision makers child analyze the problem, list alternate with each option for advantage and disadvantage. His behavior reflects the surveillance, vigilant, outstanding, autocratic। तो ये आपका कहेगा विजिलेंट, सतर्क कहलाता है ये आपका। डेस्क थिंकिंग, ए चाइल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर evaluate the true likelihood of the statement, क्रिएटिव, एस्थेटिक, अब्स्ट्रैक्ट या फिर लॉजिकल, तो ये आपका कहलाता है लॉजिकल थिंकिंग। ए टास्क इन विच द चाइल्ड गेट एक्सपीरियंस वाइल ज्वाइनिंग देमसेल्फ इज नोन है, जब बच्चा खुद में ही इन्वॉल्व है तो वो कंज्यूम कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा कंज्यूम टाइप टास्क। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन द टीचिंग लर्निंग इज साइमल्टेनियसली यूज ऑफ द विजुअलाइजेशन ऑडिटरी, जब ये विजुअलाइजेशन ऑडिटरी इन चीज़ों का यूज़ करेगा तो काइनेस्थेटिक कहलाएगा ये आपका। इस तरीके से ये आपके 30 क्वेश्चन होते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।